Okay, so in the last class we have discussed about conductors, insulators. Okay, now we will talk about the charging by induction. So let's start the topic. देखो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कैसे एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और एक दोनों ऊपर सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। तो इन सब के बारे में हमने बात किया था। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि कैसे कोई रॉड होता है, मेटल रॉड, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से लूजली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से वो उनके पास फ्री होते हैं वो, तो कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, दैट्स वाई। अगर कोई कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाउंड होते हैं, तो जो बाउंड होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, उसके पास भी एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसके, और दैट्स वाई उनके पास कोई भी कंडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जो पार्टिकल्स, वो रॉड पार्टिकल्स या फिर आयरन रॉड पार्टिकल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, दैट्स वाई उनमें कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है। अब हम बात करेंगे कैसे चार्जिंग होता है इंडक्शन के थ्रू। We know that a body can be charged by putting it in contact with another charged body either directly or by means of conductor, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी है उसको चार्ज किया जा सकता है इधर कॉन्टैक्ट विद अनदर चार्ज बॉडी, या तो हम किसी दूसरे चार्ज बॉडी के साथ में कॉन्टैक्ट कर दें, या तो इधर डायरेक्टली या फिर कंडक्टर के हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ चार्ज इबोनाइट रॉड, एक चार्ज इबोनाइट रॉड को कॉन्टैक्ट में लाया जाता है विद अ पिथ बॉल और कनेक्टेड टू इट बाय अ कॉपर वायर, इट ट्रांसफर सम ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज टू द पिथ बॉल। तो क्या होता है, अपने नेगेटिव चार्ज को पिथ बॉल में ट्रांसफ़र करता है, राइट। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट, जिस क्या होता है, अगर हम एक्चुअली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जैसे किसी बॉडी को किसी के साथ एक्चुअली में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, राइट, तब उसमें कुछ चार्ज का फ्लो हो रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन, जो कि एक्चुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। व्हेन अ चार्ज बॉडी ए इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज मेटालिक बॉडी बी, कोई भी चार्ज बॉडी है जिसको एक मेटालिक बॉडी जो कि अनचार्ज है उसके पास लाते हैं, देन सम चार्ज ऑफ पॉजिटिव साइन अपीयर्स ऑन द नियर फेस ऑफ द बॉडी बी एंड एन इक्वल चार्ज ऑफ द सेम साइन अपीयर्स ऑन द रियर फेस ऑफ द बॉडी बी। तो कोई एक चार्ज ए है और एक पार्टिकल बी है, ये चार्ज है और ये चार्ज नहीं है, तो जब भी हम उसको क्लोज कॉन्टैक्ट में लाते हैं, सम चार्ज ऑफ अपोजिट साइन के जो चार्ज है जैसे पॉजिटिव है वो एक साइड अपीयर हो जाते हैं, और इक्वल चार्ज ऑफ द सेम साइड, राइट, इक्वल चार्ज ऑफ द सेम साइड अपीयर्स ऑन द रियर फेस, राइट, इक्वल चार्ज रियर फेस के साइड में हो जाते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी बी इज़ ज़ीरो, तो टोटल चार्ज जो है बॉडी बी का वो ज़ीरो है। इन दिस प्रोसेस अ चार्ज ए डज नॉट लूज एनी चार्ज एज इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी बी। तो क्या होता है कि बॉडी बी जो है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए उनमें कोई भी लॉस नहीं होता है चार्ज का। इसको बोलते हैं चार्जिंग बॉडी बी विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको हम बोलते हैं कि वो इंडक्शन के थ्रू चार्ज हो गया है। चार्जिंग बॉडी बी विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट, बी को बॉडी को चार्ज करना बिना किसी एक्चुअल कांटेक्ट के, इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। Thus, phenomena of charging an uncharged conducting body by bringing a charged body near it without making a direct contact between the two bodies is called charging by induction. तो एक फिनोमेना है जिसके थ्रू एक, देखो, चार्जिंग, हम दूसरे बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, राइट, एक अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं एक दूसरे चार्ज बॉडी को उसके पास लाकर, ठीक है, बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के, इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन, राइट। नाउ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन चार्जिंग अ मेटालिक स्फीयर बाय इंडक्शन आर शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर में दिया गया है। क्या होता है, द चार्ज ऑफ चार्जिंग, द कॉज ऑफ चार्जिंग इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कॉज होता है चार्जिंग का वो एक्चुअल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन मटेरियल टू द अदर। द इंसुलेटिंग मटेरियल विद द लोअर वर्क फंक्शन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड वाइस वर्सा। तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसके पास लोअर वर्क फंक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे और वाइस वर्सा। नाउ फर्दर एज एन इलेक्ट्रॉन हैज़ ए मास, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। ये आई थिंक दूसरा है पार्ट है, फिर से आ गया टॉपिक यहाँ पे, हाँ वो कुछ और था, दूसरा ओपन हो गया था फिर से। तो हमने देखा
यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इंडक्शन में क्या होता है। नाउ यहाँ पे देखो, ये एक फिगर दिया गया है, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, राइट। नाउ टू बिगिन विद अ मेटालिक स्फीयर बी, टू बिगिन विथ एक मेटालिक स्फीयर बी है, क्या है, मेटालिक स्फीयर बी है, ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड इज अनचार्ज, ठीक है, एक इंसुलेटिंग चार्ज है, ये अनचार्ज है, ठीक है। यहाँ बी जो है, ये पहले बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो बी एक मेटालिक स्फीयर है जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा है, वो अनचार्ज है। मैंने पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, जब एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को बी के पास लाया गया, राइट, तो इज बॉट नियर टू द अनचार्ज मेटालिक स्फीयर बी, अनचार्ज मेटालिक के पास ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लाया गया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द स्फीयर आर अट्रैक्टेड एंड स्टार्ट पाइलिंग अप एट द रेयर एंड। तो देखो रेयर एंड के पास क्या हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो पाइल अप होने लग गए, माइनस माइनस देख सकते हो आप, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्फीयर के पास आ गए, रियर एंड के पास आ गए, स्टार्ट पाइलिंग अप एट द रियर एंड। दिस एंड therefore becomes negatively charged and the farther end of the sphere become positively charged। तो क्या हो गया, यहाँ से निकल के जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, जहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जहाँ पे जाता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। दैट्स वाई इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के आपस में अरेंज हो गए, and charge to the other extent due to deficit of electrons at the sphere on the whole remain neutral। तो इसमें क्या हुआ, जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो गया। The redistribution of charge is almost instantaneous and stops as soon as the net force or on the free electrons in the metallic sphere becomes zero। ठीक है, क्या होगा, ये redistribution जो चार्जेस का है, यहाँ पे देखो ये हो गया निगेटिवली चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे become positively charged on the same extent due to deficit of electrons at the sphere on the whole remains neutral। ठीक है। Now 14b इसमें दिखाया गया है 1.4b में आप देख सकते हो, the redistribution of charge is almost instantaneous and stops as soon as the net force on free electron in the metallic spheres becomes zero। अगर net force metallic sphere का ज़ीरो हो जाएगा तो जो, ठीक है, जो फोर्स है वो भी कैसे होगा, देखो सी में when the sphere is grounded, यहाँ पे देखो ग्राउंडेड कर दिया गया है स्फीयर को, इट इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ बाय ए कंडक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर से अर्थ की तरफ कनेक्ट कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्फीयर, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्फीयर एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिवली चार्ज थे, और जो ग्राउंड से निगेटिवली चार्ज था वो क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को 6 के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। स्फीयर एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज एट द फार्दर एंड ऑफ द स्फीयर, द निगेटिवली चार्ज एट द रियर एंड ऑफ द स्फीयर रिमेन्स फाउंड देयर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्लास रॉड। यहाँ पे ग्लास रॉड था, इसलिए जो निगेटिवली चार्ज है वो इसके तरफ अट्रैक्ट ही रहा। ये तो आपका ज़ीरो हो गया, ठीक है, न्यूट्रल हो गया इस साइड का, लेकिन वो आपका ऐसे ही रहा। डी में बताया गया है व्हेन द स्फीयर इज डिसकनेक्टेड, जब यहाँ पे देखो अब अर्थिंग कर दिया, ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया था, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद इसने क्या किया कि ये जो ग्राउंड से कनेक्ट किया था उसको हटा दिया, डिसकनेक्ट कर दिया फ्रॉम द ग्राउंड। द निगेटिव चार्ज कंटिन्यूज टू बी हेल्ड ऑन द रियर एंड, तो उसने देखा कि जो निगेटिवली चार्ज था अभी भी उसके तरफ ही अट्रैक्टेड है। व्हेन द स्फीयर इज डिसकनेक्टेड, यहाँ पे देखो ई में बताया गया है कि व्हेन द ग्लास रॉड इज रिमूव, जब ग्लास रॉड को रिमूव कर दिया गया, निगेटिवली चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर, तो जो निगेटिवली चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया स्फीयर के पास। तो इससे क्या हमें पता चला, सिमिलर स्टेप्स आर इन्वॉल्व व्हेन अ निगेटिवली चार्ज रॉड इज यूज्ड फॉर चार्जिंग द स्फीयर्स पॉजिटिवली बाय इंडक्शन, राइट। जब एक निगेटिवली चार्ज रॉड को करेंगे तो भी सेम सिमिलर हमें देखने को मिला। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ वी चार्ज टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। हम देखते हैं कि कैसे हम दो स्फीयर्स को चार्ज कर सकते हैं। हाउ वी चार्ज टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन, कैसे हम दो स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन के थ्रू। शो टू मेटल स्फीयर्स ए एंड बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले तो हम फर्स्ट एक को कर लिया, अब हम दो को करेंगे। तो ए में दिख रहा है कि यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर यहाँ पे दो स्फीयर रखे हुए हैं, ठीक है, सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड हेल्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दोनों एक आस पास कॉन्टैक्ट में है।
लेट अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड बी ब्रॉट नियर द स्फीयर ए। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इन दोनों के पास लाए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द स्फीयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों स्फीयर्स के वो रॉड की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। देयरफॉर लेफ्ट सरफेस ऑन द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट सरफेस है लेफ्ट साइड का ऑफ एयर स्पे हैज़ एन एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज। तो जो लेफ्ट सरफेस है लेफ्ट ए का, उसके पास बहुत सारा निगेटिव चार्ज हो गया, एंड राइट सरफेस ऑफ द राइट बी हैज़ एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इसके पास काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसके पास काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चार्ज हो गया। नोट दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर हैव नॉट एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ द स्फीयर। इसमें नोट करने वाली बात है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो स्फीयर के थे वो लेफ्ट साइड में एक्यूमुलेट नहीं हुए। दिस इज़ बिकॉज एज निगेटिव चार्ज स्टार्ट्स बिल्डिंग अप एट द लेफ्ट फेस ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि जो निगेटिवली चार्ज है वो बिल्डअप होने लगा लेफ्ट फेस ए के लेफ्ट फेस में। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय दीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी निगेटिव होता, इसलिए यहाँ पे रिपेल्ड होने लग गया बाय दीज। एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली अंडर द एक्शन। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया इस एक्शन में। अब क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअली में क्या हुआ, फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, तो यहाँ पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज हो गया। जब इसको हटाया गया तो यहाँ पे देखो इस साइड में निगेटिव है, इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस है और दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नाउ क्या था, इंस्टेंटली अंडर द एक्शन, ठीक है, एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, force of attraction of the rod and the force of repulsion due to the accumulated negative charges. Now shows the equilibrium situation आ गया था. Further, this accumulated charges would remain on the surface as shown in till the glass rod is held near the sphere. तो ये जो accumulated charges है वो surface पे ही रहेंगे जब तक rod उसके पास रहेगा. If rod were removed, the charges would return to their original neutral state in the absence of any outside force. तो जब हम रॉड को हटा देंगे तो चार्जेस जो होंगे अपनी न्यूट्रल स्टेट में पहुंच जाएंगे, राइट। और फिर सेपरेटेड द स्फीयर ए एंड बी बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे हमने सेपरेट किया। वेल द ग्लास रॉड इज स्टिल हेल्ड नियर द स्फीयर, ग्लास रॉड जो है वो स्टिल नियर द स्फीयर था ए के। द टू स्फीयर कैरी अपोजिट चार्जेस आर शोन इन फिगर 1.5 सी। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.5 सी में थोड़ा सेपरेट कर दिया गया तो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है चार्जेस। Sphere A, the two spheres carry opposite charges as shown in figure. They attract each other. Remove the glass rod. The status of the charges on the sphere is shown in figure 1.d. When the two spheres are now separated widely, the charges on them gets uniformly distributed as shown in figure. तो ये uniformly distribute हो गया. This is how. तो यहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहले यहाँ पे दो स्फीयर थे। सबसे पहले हमने जब रॉड लगाया ये कंडक्टिंग नहीं है, यहाँ पे इससे हमने कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जब दूर लाया तो निगेटिवली चार्ज इधर आ गया और पॉजिटिव चार्जेस उसका उधर आ गया, राइट। अब क्या हुआ कि ये रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया इस साइड में और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया इस साइड में, राइट। थोड़ा सा डिस्टेंस किया तो यहाँ फिर भी वहाँ पर एक्यूमुलेटेड था, राइट, थोड़ा सा। उसके बाद हमने जब रॉड को हटाया तो ये जो चार्जेस हैं वो इधर आ गए और पॉजिटिव चार्जेस इस साइड आ गए, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। तो फिर थोड़ा सा हमने डिस्टेंस किया तो इसके पास माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसके पास पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ टू मेटल स्फीयर्स गेट अपोजिटिवली चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है। नो दैट इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है ग्लास रॉड का था वो कोई भी चार्ज लूज नहीं किया। दिस इज कंट्रारी टू द चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता था, अगर हम लोग किसी को पास में लाएंगे तो उसके चार्जेस जो होते हैं वो लूज होते हैं, बट कंडक्शन में ऐसा नहीं होता। चार्जिंग बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द चार्ज ग्लास रॉड लूजेस सम चार्ज, ठीक है। क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, द क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच द चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय ई। क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है बाय द वर्च्यू ऑफ विच द चार्ज ऑन द बॉडी, जो बॉडी का चार्ज होता है, इज इंटीग्रल मल्टीपल, जो बॉडी का चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जो बॉडी का चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फॉर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है, राइट। तो हम क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, Q इज इक्वल्स टू एनी। दस चार्ज Q ऑफ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू एनी। तो
अब हमने क्या किया, ये कुछ टर्म्स है जो कि हमने समझ लिया सब कुछ, बट अभी इसको सॉल्व भी तो करना होगा क्वेश्चन वगैरह। तो हमने भी क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स Q इज इक्वल्स टू एनी। एनी क्या है, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है जिसको हम बेसिक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और n क्या है, n जो है वो बॉडी का चार्ज है। व्हेन n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव या फिर निगेटिव होगा, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। n क्या है, कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव हो सकता है। और ये जो e है वो बेसिक यूनिट है चार्ज का ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि वो कैरी कर रहे हैं। बाय कन्वेंशन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम निगेटिव करते हैं, देयरफॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज -e। तो हम चार्ज को -e लिखते हैं क्योंकि हम इसे निगेटिव मानते हैं। एंड द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज +e, इसे हम +e मानते हैं। द वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज और एलिमेंट्री चार्जेस, जो बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होता है, इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, राइट। क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है नेचर का। इफ़ अ बॉडी कंटेन्स n1 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी बॉडी n1 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है और n2 प्रोटॉन्स कैरी कर रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द बॉडी इज, तो Q इज इक्वल्स टू n2e प्लस n1 -e इज इक्वल्स टू n2 n1e। ये एक फॉर्मूला है जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि अगर कोई भी दो बॉडी है जो n1 इलेक्ट्रॉन है, n2 प्रोटॉन्स है, तो टोटल क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, n2 - n1 × e। नाउ एज n1 n2 आर इंटीजर्स, देयर डिफरेंस मस्ट ऑल्सो बी एन इंटीजर। तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर होना चाहिए। दस द चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e। तो जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी का, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है e का, एंड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्सो इन द स्टेप्स e, ठीक है। दस एनी चार्ज बॉडी और चार्ज पार्टिकल्स, कोई भी चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल्स पोज करता है चार्ज इक्वल टू +-1 e +-2e +-3e एंड सो ऑन, ठीक है। Thus the possible values of the charges are Q is equals to +-1 +-1.6 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम +-1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज आप देख सकते हो, 3.2 10⁻⁻19 कूलम, 4.8 10⁻⁻19 कूलम, so on. The values of charge lying in between these values are not possible. तो इन the values of charge lying in between these values, अगर इनके बीच में कोई वैल्यू लाई कर रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। The cause of quantization is that, जो cause है quantization का, is that only integral multiple of electrons can be transferred from one body to another। सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के, only integral number of electrons can be transferred from one body to another। For example, when one electron is transferred जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है, the charges acquired by the two bodies will be, जो दो बॉडी का चार्जेस एक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू +-1e is equals to +-1.6 × 10⁻⁻19 coulomb। Similarly, n electrons are transferred. The charges acquired by the two bodies are Q is equals to +-ne या फिर +-1.6 × 10⁻⁻19 coulomb। The quantization of charge was first suggested by experimental laws of electrolysis discovered by Faraday। तो इसको किसने किया था, फैराडे ने किया था। It was actually demonstrated experimentally by Millikan in 1912. Thus, quantization of charge is an experimentally verified law in all domains of nature, like charge, energy, and angular momentum are also quantized, ठीक है। Important note: recent discoveries have shown that protons and neutrons are made up of quarks। तो हम recent discoveries बोला गया है कि प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो है वो क्वार्क से बना है। दिस न्यू पार्टिकल्स हैव अ चार्ज इक्वल टू +-e/3 या तो +-2e/3। तो ये जो न्यू चार्जेस है उनका +-e/3 है या +-2e/3 है, राइट। However, these particles are not known to exist in free state में नहीं पाया जाता। This is why their charges are not taken as elementary charges। The basic unit of charge which has independent charges is E only। The various quarks and antiquarks along their charges are listed in table 1.2 में लिस्ट किया गया। So यहाँ पे mu is equals to +2e/3, mu is equals to -2e/3। Now d is equals to -e/3, anti-round d is equals to e/3। यहाँ पे charm c is equals to 2e/3, anti-charm c is equals to -2e/3।
स्ट्रेंज एस इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई थ्री, एंटी स्ट्रेंज इज इक्वल्स टू ई बाई थ्री। ठीक है, बॉटम इस टाइप से बहुत सारा दिया गया है। लाइक रिटेन इन मेमोरी, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इज मीनिंगफुल ओनली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल में। माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज जो है वो यूजफुल होता है, वेयर द चार्जेस इन्वॉल्व आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ a few tens or hundred. They can be counted. Such charges appear in discrete lumps and quantization of charge cannot be ignored. However, at the macroscopic level we deal with charges of a few microcoulomb, a charge of magnitude 1 mu coulomb. ठीक है, now contains electrons whose number is n is equals to, यहाँ पे q is equals to n ही होता है, तो n is equals to q by e, which is equals to n is equals to q by e 1.6 10 to the power minus 6 1.6 10 to the power minus 6 coulomb और 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, which is equals to 10 to the power 13, which is very large. At this scale, the fact that a charge can increase or decrease only in units e is not visible. The grainy nature of charge is lost and it appears to be continuous, right? So यहाँ पे इस टाइप से बात किया गया है कि now if इज अ चार्ज। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करना। इन इज अ चार्ज 5.8 10 to the power minus 18 कूलम पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? नाउ q इज इक्वल्स टू एन ही देख लेते हैं, n इज इक्वल्स टू q बाई ई। सो 5.8 इंटू 10 to the power minus 18 डिवाइडेड बाई 1.6 10 to the power minus 19 क्या होगा? 36.25। अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? 36.25। तो n इज़ नॉट एन इंटीजर, दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या है? n इंटीजर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? ओनली इंटीजर वैल्यू आर पॉसिबल। सो n इज़ नॉट एन इंटीजर, दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ सैम्पल प्रॉब्लम 2, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन अ बॉडी फ्रॉम विच 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। क्या होगा उस बॉडी का चार्ज जिसमें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है? तो n इज इक्वल्स टू 1 मिलियन क्या होता है? 10 to the power 6, 1 मिलियन इज 10 to the power 6। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, राइट? इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, चार्ज रिक्वायर्ड इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं तो चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। q इज इक्वल्स टू एन ई। नाउ 10 to the power 6 इंटू 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 to the power minus 13 कूलम क्या हो जाएगा? ये इसका चार्ज हो जाएगा 1.6 10 to the power minus 13 कूलम, उससे रिमूव किया गया था। क्या हो रहा है? वह चार्ज ऑफ द बॉडी विच 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया था, तो उसका चार्ज क्या होगा? 1.6 10 to the power minus 13 कूलम, क्योंकि होना चाहिए था 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, लेकिन अब क्या हो गया? उसमें पॉजिटिवली चार्ज हो गया, डेट्स वाई इसका जो चार्ज हो जाएगा ये हो जाएगा। तो अगर हम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो कितना ईजिली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, देख सकते हो। एडिटिविटी ऑफ चार्ज की एडिटिविटी के बारे में बात करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग अलजेब्रिकली ऑल चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। एडिटिविटी क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है बाय द वर्च्यू ऑफ विच जो टोटल चार्ज है सिस्टम का, ये ऑब्टेन किया जाता है बाय एडिंग अलजेब्रिकली ऑल चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। जितने भी चार्जेस सिस्टम में प्रेजेंट है वो सबको अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं। इट मीन्स चार्जेस आर स्केलर्स like the mass of a body and are added by simple laws of mathematics if a system contains n charges। तो स्केलर कौन से होते हैं जिसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं? इन a system contain n charges q1 q2 q3 up to qn, then the total charge of the system is q is equals to q1 plus q2 plus q3 up to qn। charge has a magnitude only but no direction। तो वेक्टर वाले जो होते हैं उनमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट स्केलर्स में क्या होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिमिलर टू मास के पास भी मैग्नीट्यूड है बट कोई डायरेक्शन नहीं है। हाउएवर मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बस चार्ज कैन बी ईदर पॉजिटिव और निगेटिव। देयरफॉर प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्ज इन अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इफ अ सिस्टम कंटेन्स चार्ज प्लस q माइनस 2q एंड प्लस 3q प्लस 5q, देन टोटल चार्ज क्या होगा? प्लस q माइनस 2q प्लस 3q एंड प्लस 5q इक्वल टू 7q। तो क्या होता है इसमें? हमें साइन को देखना होता है, साइन को ध्यान में रख के करना पड़ता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम
ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट और कंजर्व। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका टोटल चार्ज होता है हमेशा कंजर्व रहता है। विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंटेनिंग ऑफ मेनी चार्ज बॉडीज, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर वो कंसिस्ट करता है मेनी चार्ज बॉडीज, चार्जेस मे गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज। चार्जेस जो होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं इंट्रैक्शन के थ्रू, बट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम स्टिल रिमेन द सेम। लेकिन अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे बॉडीज़ रखे हैं तो उनके डिस्ट्रीब्यूट होकर रीडिस्ट्रीब्यूट होकर इंट्रैक्शन के साथ वो अरेंज हो सकते हैं, लेकिन उनका जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो हमेशा रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रब टू इंसुलेटिंग बॉडी, जब हम कोई भी दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ को रब करते हैं, व्हाट वन बॉडी गेन्स द चार्ज द अदर बॉडी लूजेज द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर हम कोई रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो एक का चार्ज लूज होगा, विच मीन्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उसमें, और दूसरे में निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है दस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये पॉसिबल नहीं है क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय करना नेट चार्ज को, जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम करता है। हाउएवर चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स हैं उसको हम क्रिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इस प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन्स टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन में हम टर्न कर सकते हैं। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जो प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन दोनों के पास इक्वल चार्जेस होगा। द टोटल चार्ज जीरो होगा। देयरफॉर आफ्टर द क्रिएशन द चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली। चार्जेस जो होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली, इक्वल या फिर अनलाइक पेयर्स में। फॉर फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। गामा रे प्रोटॉन मटेरियलाइजेस इनटू एन इलेक्ट्रॉन। एक गामा रे जो है मटेरियलाइज होता है इलेक्ट्रॉन में यानी पॉजिट्रॉन हैविंग टोटल चार्ज। तो माइनस ई प्लस ई इज इक्वल्स टू जीरो विच इज़ इनिशियली चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। तो जो गामा रेज होगा ई माइनस प्लस ई माइनस क्या हो जाएगा? In annihilation of matter, an electron and a positron annihilate each other to produce two gamma protons with zero charge. Charge is thus conserved. E minus plus E plus is equals to gamma plus gamma. ठीक है। In all radioactive decays में क्या होता है? Charge number is always conserved. For example, in radioactive decay U-238, the nucleus is transformed into thorium-234. तो radioactive decay में जो uranium-238 होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है थोरियम-234 में विद द एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विच इज़ हीलियम न्यूक्लियस। तो 238 जो होते हैं वो थोरियम-234 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हीलियम एटम के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हो इसका पूरा सिस्टम कंजर्व रहेगा, लेकिन हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि यूरानियम है, इसको थोरियम में कन्वर्ट हो गया, राइट, 234 हो गया, लेकिन इसका सब कुछ सेम है। Now in all nuclear transformations charge number is always conserved. For example जितने भी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है चार्ज नंबर हमेशा कंजर्व रहता है, जैसे कि N 7 to 14 हीलियम। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 8 9, यहाँ पे भी 8 9 है एंड 14 18, तो यहाँ पे भी 18 है। Thus important note that in applying the conservation of charged particles we must add the charges algebraically with regard to their signs. अल्जेब्रिकली हमें ऐड करना पड़ेगा। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास का हम कंपैरिजन कर ले। वी आर फैमिलियर विद द रोल ऑफ मास इन ग्रेविटेशन एंड वी हैव जस्ट स्टडीज सम फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वी कैन कंपेयर द टू इन द फॉलोइंग टेबल 1.3। ठीक है, तो हमने ग्रेविटेशन एंड मास के बारे में बात किया था और हमने स्टडी किया था फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। वी कैन कंपेयर दिस टू, हम कंपेयर कर सकते हैं। चार्ज और मास में क्या कंपैरिजन है? इलेक्ट्रिक चार्ज इन द बॉडी में भी पॉजिटिव या निगेटिव और जीरो, पॉजिटिव निगेटिव या जीरो हो सकता है। मास ऑफ बॉडी हमेशा पॉजिटिव रहता है, एक पहला हो गया। चार्ज कैरिड बाई ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। चार्ज जो होता है जो कि बॉडी कैरी करता है वो कोई वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मास ऑफ बॉडी इंक्रीज विद द वेलोसिटी एज, तो मास ऑफ बॉडी का वो इंक्रीज करता है वेलोसिटी से। m इज इक्वल्स टू m0 1 माइनस v²/c², ठीक है, where c is the velocity of light in the vacuum, m is the mass of the body moving with the velocity v, and m0 is the rest mass of the body. C. Charge is quantized. The quantization of mass is yet to be established. जो mass का quantization है वो अभी हुआ नहीं है।
So an isolated system is that which is free from external influence. No charged matter is allowed to enter or leave the volume of space occupied by the isolated system. नेक्स्ट चार्ज एंड मास के बारे में बात करें तो क्या होता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, मास इज़ नॉट कंजर्व्ड एंड इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा. एनर्जी मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, बट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है. फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अकॉर्डिंग टू चार्जेस आर अनलाइक और लाइक चार्जेस. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर रूल. जो फोर्स होता है वो इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है. द फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑलवेज फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर रूल. द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फॉलो इन्वर्स स्क्वायर रूल. द फोर्स जो होता है दो मासेस के बीच में हमेशा इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. चार्ज के नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता. मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. चार्ज के नॉट एग्जिस्ट मास. मास कैन एग्जिस्ट. मास बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता. यूनिट ऑफ चार्ज इज अ डिराइव्ड यूनिट. यूनिट ऑफ चार्ज एक डिराइव्ड यूनिट है. 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड. यूनिट ऑफ मास इज फंडामेंटल यूनिट. ये एक फंडामेंटल यूनिट है. एम इज़ अ फंडामेंटल यूनिट. ये एक डिराइव्ड यूनिट है और ये एक फंडामेंटल यूनिट है. एन एक्सेलरेटेड चार्ज इमिट्स रेडिएशन. एक एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो रेडिएशन इमिट करता है. एक्सेलरेटेड मास इमिट्स नो रेडिएशन. इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता. तो हमने बात किया कि इंडक्शन, ठीक है, चार्जेस बाय इंडक्शन. तो हम नेक्स्ट में बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में. तो थैंक यू सो मच.